पूरे रेनेसां को हमने डिवाइड किया था। प्री जो है वो एलिजाबेथन पीरियड में, फिर एलिजाबेथन पीरियड है और फिर पोस्ट एलिजाबेथन पीरियड भी आएगा। और एलिजाबेथन पीरियड को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, नॉन ड्रामेटिक और ड्रामेटिक एज के अंदर। और नॉन ड्रामेटिक में हमने प्रोज पोइट्री और थोड़े सॉन्ग्स वगैरह, जो एक सॉन्ग राइटर हैं कैंपियन, उसके बारे में जाना था, और कुछ ट्रांसलेशंस वगैरह भी इसमें शामिल हो जाती है। फिर ड्रामेटिक में जो है हमने विदाउट शेक्सपियर जो है, अदर देन द शेक्सपियर और शेक्सपियर में डिवाइड कर दिया, और यानी प्रेडिसेसर जो हैं शेक्सपियर के, उनको हमने स्टडी किया। उसमें सबसे जो स्पेशल थे वो क्रिस्टोफर मार्लो थे। उनके हमने दो तीन प्लेस को, उनके इनसाइड भी गए हैं हम थोड़ा सा, जियो ऑफ माल्टा को थोड़ा सा देखा, एडवर्ड टू को, और टेम्बरलेन, डॉक्टर फॉस्टर्स, तीन चार प्ले को हमने इनसाइड से देख लिया, ताकि क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट आथर हैं, और शेक्सपियर से शायद ज्यादा जीनियस भी कुछ लोग कहते हैं कि वो थे। अगर उनकी जिंदगी और होती तो मे भी वो शेक्सपियर से बड़े आथर होते, या शेक्सपियर के बराबर जरूर होते। तो अब हम चाहते हैं कि वो, किस्मत भी तो साथ देती है, तो किस्मत ने फैसला ये किया कि सबसे बड़ा आथर, बड़ा नाम लिटरेचर की दुनिया में वो तो रहेगा शेक्सपियर। तो यहाँ पे उनकी जान चली गई, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ फेट जो है अपना रोल प्ले कर रही थी, किस्मत अपना रोल प्ले कर रही थी, या कुदरत का हाथ जो है उसने भी तो, जो डिवाइन पावर है उसने भी तो अपना रोल प्ले करना था ना। तो वो रोयल डिवाइन जो प्लेस है, हेवन है, प्लेस है, या जो भी है, लोहे कलम है, या जो भी आप मान सकते हैं, जो समझ सकते हैं, वहां पे तो शेक्सपियर का नाम लिख दिया गया था। तो किस्मत ने शेक्सपियर के हक में फैसला दिया। शेक्सपियर की लाइफ लंबी रही और उनको अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिली। और मजे की बात है कि उन्होंने छठी क्लास से स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन उसके बावजूद बावजूद उन्होंने सेल्फ स्टडी इतनी अच्छी की, खुद से इतनी अच्छी किताबें पढ़ी, और फितरत से डायरेक्टली सीखा। उन्होंने बहुत कुछ जाना, सीखा, और जीनियस थे, डीप ऑब्जर्वेशन थी। शायरी की तो वो भी कमाल की कर दी, ड्रामे लिखे तो वो भी कमाल के लिखे, और ड्रामे भी पोइट्रिक ड्रामास लिखे हैं। कोई आसान काम नहीं है इसमें। पोइट्री की चार लाइनें लिखना आसान नहीं होता, और उन्होंने नज़में नहीं लिखी बल्कि ड्रामे लिखे, और हर किरदार पोइट्री में बात करता है। पोइट्रिक ड्रामा उसका कहते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा, पेंटामीटर का पूरा ख्याल रखा कि कैरेक्टर क्या कर रहे हैं। इसलिए जब आप आज उनके ड्रामों को अगर ब्रेक करें तो हर ड्रामे में 100 200 नज़में निकल आएंगी। यानी हर हर लाइन जो है वो शेक्सपियर की गोल्डन लाइन गिनी जाती है, सुनहरी हरूफ से जिन्हें लिखा जा सकता है। ऑल दो मॉडर्न एज स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उनके बारे में फिर भी हमें बहुत कम, उनकी जात के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इवन प्लेस के बारे में भी हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि शेक्सपियर ने कितने प्ले लिखे थे। ये बात 100% आप, इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि हाँ जी शेक्सपियर ने कितने प्ले लिखे। मैं नहीं बता सकता जी कितने प्ले लिखे। अंदाजा है मेरा कि 44 प्ले उन्होंने लिखे, 44 प्लेज उन्होंने लिखे, जिनमें 7 जो प्ले हैं या 8, अब इसमें मुझे नहीं पता, वो कोलैबोरेशन में थे। वो कुछ और ऑथर्स के साथ भी मिलकर लिखे, और खुद से जो उन्होंने पर्सनल लिखे, जो उनके साथ एसोसिएट किए जाते हैं, तो ये श्योर बात है। उसकी वजह एक बनी फर्स्ट फोलियो एडिशन। अगर वो ना आता तो शायद बिल्कुल ही ना पता चलता कि शेक्सपियर ने ये प्ले भी लिखे थे कि नहीं, और कुछ तो बिल्कुल ही गुम हो जाते, खासतौर पर जो प्रिंटिंग फॉर्म में नहीं थे। तो थैंक्स टू द प्रिंटिंग एंड थैंक्स टू द कोलीग्स जिन्होंने शेक्सपियर के प्लेस को पब्लिश करवाया। आई होप को आपको उनका नाम आता होगा। तो ये आज का सवाल भी है आपको कि शेक्सपियर के जो फर्स्ट फोलियो एडिशन है, वो दो किन एक्टर्स ने, जो शेक्सपियर के कोलीग रहे थे, पब्लिश करवाया, उनका क्या नाम है? ये नाम आपने बताना है जब वक्फा आएगा जो। लेकिन कहा जाता है कि ही रोट 10 इंग्लिश हिस्ट्रीज इन आर लिस्टेड इन द फोलियो इन द ऑर्डर ऑफ द रेन्स ऑफ द किंग्स इन देयर टाइटल्स, बट द ऑर्डर ऑफ द रेन्स वाज नॉट द ऑर्डर ऑफ द कंपोजिशन। वो नहीं है, कंपोजिशन का ऑर्डर डिफरेंट है, और वो भी इतना कन्फर्म नहीं है, हमें थोड़ा आगे पीछे चीजें हैं उसके अंदर भी। लेकिन 10 इंग्लिश हिस्ट्रीज लिखी हैं, हम थोड़ा बहुत जो डिवाइड कर सकते हैं। इसमें याद रखिएगा जोनरा की जो डिवीजन है, इस पे भी इख्तलाफात हैं क्रिटिक्स के अंदर। मसलन 19 और 20 सेंचुरी में एक नया जोनरा सामने आ गया 19 सेंचुरी के एंड के ऊपर, दैट वाज द प्रॉब्लम प्लेस। तो शेक्सपियर के कुछ प्लेस को बाद में ना प्रॉब्लम प्लेस का नाम दिया गया। अब चूंकि शेक्सपियर ने अपने टाइम में, आपने फर्स्ट फोलियो का टाइटल देखा होगा, तो उसके ऊपर तो हिस्ट्री, कॉमेडीज और ट्रेजेडीज लिखा हुआ है बस, और तो कोई जोनरा एक्सेप्ट ही नहीं किया गया उसके अंदर। लेकिन बाद में आने वाले टाइम में क्या हुआ, प्रॉब्लम प्लेस आ गए। उसके बाद क्या हुआ जी, रोमांटिक ट्रेजेडीज अलग कर दी गई, दूसरी ट्रेजेडीज अलग कर दी गई। उसके बाद क्या हो गया जी, ट्रेजाई कॉमेडीज फिर एक अलग कर दी गई।
तो इस तरह करके तो योनरा में काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। तो इस तरह तो कोई भी आपसे सवाल नहीं पूछेगा कि उसकी ट्रेजेडी कितनी है, कॉमेडीज़ कितनी है, शेक्सपियर ने प्ले कितने लिखे थे, क्योंकि ऐसे कोई भी सवाल जिसके एक से ज़्यादा जवाब बनते हो वो पेपर में नहीं पूछा जाता। लेकिन ये आपको वैसे पता होना चाहिए डिस्कशन के हवाले से, कि कोई आपसे ये बात करे तो आप उन्हें बता सकते हैं कि सर इस बात का कोई पता नहीं है, या जनाब इस बात का कोई पता नहीं है कि शेक्सपियर ने एक्चुअली कितने प्ले लिखे थे। एक अंदाज़ा है कि उन्होंने 44 प्ले लिखे, और फर्स्ट फोलियो एडिशन के मुताबिक जो फलां डेट में पब्लिश हुआ था और फलां बंदे ने पब्लिश करवाया था, जो मैंने अभी आपने नाम बताने, उसके मुताबिक 36 प्ले शेक्सपियर ने लिखे, उसमें 36 शामिल है। तो हमें चूंकि एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, कोई भी बात करने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ चाहिए होता है, तो हम जो बात श्योरिटी से कह सकते हैं वो क्या है, शेक्सपियर रोट 36 प्लेस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फोलियो एडिशन। ये जवाब है जो आपको आना चाहिए। हाँ, एक रफ डिवीजन में देखें तो 10 उन्होंने हिस्ट्रीज लिखी, और 17 कॉमेडीज लिखी, और 10 ट्रेजेडीज लिखी। उसके अलावा शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स भी लिखी। पेट्रार्क को बिल्कुल नहीं कॉपी किया। शेक्सपियर की बहुत ही खूबी और क्लास ये थी, वो बिल्कुल इमिटेट नहीं करते थे चीजों को, हमेशा ही क्रिएटिव थे। खुद से उन्होंने तख्लीक किया, और इवन शेक्सपियरियन स्टैंजा अलग हो गया। अभी स्टैंजा भी दो होते हैं, जो है फॉर्मेट है स्टैंजा का, सोनेट्स है, सॉरी सोनेट्स अब दो किस्म की हैं। एक शेक्सपियरियन सोनेट बन गई, और एक पेट्रार्कन सोनेट बन गई, क्योंकि दोनों ने अलग अलग स्टैंजा की डिवीजन यूज की है। टू लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स भी लिखी, वीनस एंड एडोनिस इन 1593 एंड द रेप ऑफ द लक्रीज इन 1594 के अंदर। तो ये दो लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स और 154 सोनेट्स, और फर्स्ट फोलियो के मुताबिक 36 प्लेस, और बाकी कुछ कोलैबोरेशन में और प्लेस भी लिखी। प्लेन चाहे तो खत्म हो गई है, अब चलते हैं आगे। तो इनके जो पहली फर्स्ट फोलियो एडिशन, एक्चुअली तो वो पेपर की वजह से उसे फोलियो एडिशन कहा जाता है। ट्रेजेडीज, कॉमेडीज और हिस्ट्री वहां पे आपको पता लिखा हुआ है। द ग्रुप बिलो, जो ग्रुप्स हमने बनाए हैं अभी, आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द शेक्सपियर प्लेस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फोलियो। उसके अंदर जैसे क्लास किया गया, उस क्लासिफिकेशन के मुताबिक ये 3 किस्म के प्लेस लिखे शेक्सपियर ने। A collection of the 36 of the Shakespeare plays published in 1623 by his colleagues. Since the interpretation of the plays changed through the centuries, you might see them grouped differently in other places. Obviously, जैसे मैंने आपको बताया, इनकी अदर ग्रुपिंग आपको मिल सकती है। An additional group, यानी problem plays, has sometimes been used to categorize all well that ends well, Meyer for Meyer, and Troilus and Cressida. ये जो प्ले है ना 3, इनको 19th सेंचुरी में क्या नाम दिया गया कि ये प्रॉब्लम प्लेज हैं। प्रॉब्लम प्लेज एक नया जॉनरा, एक नई टाइप की सामने आती है प्लेज की। लेकिन फर्स्ट फोलियो के मुताबिक ये थी, कॉमेडीज ये थी। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ओके, ये कॉमेडी। एज यू लाइक इट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लेबर्स लॉस्ट, लव्स लेबर्स लॉस्ट, मैयर फॉर मैयर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, ये सिटी का नाम वेनस है, और जो गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी है उसका नाम वीनस है। ठीक है, वीनस एंड एडोनिस ये उनकी पोएम है। और मर्चेंट ऑफ वेनिस जो जियो ऑफ माल्टा पे बेस कर रहा है। जियो ऑफ माल्टा जो हमने डिस्कस किया था लास्ट डे के अंदर, मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर का प्ले है, और जियो ऑफ माल्टा मार्लो का प्ले है। द मैरी वाइव्स ऑफ विंस्टर, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये भी बड़ा जबरदस्त प्ले है। मच एडो अबाउट नथिंग, द टेमिंग ऑफ द श्रीयू, ये मोस्ट प्रोबेबली कहते हैं कि पहला प्ले है। या टू जेंटलमैन ऑफ वीरोना, या ये पहला प्ले है उनका, या फिर या टेमिंग ऑफ द श्रीयू, यानी हमें कंफर्म नहीं है, हम सिर्फ अंदाजे से बता सकते। द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, टू जेंटलमैन ऑफ वीरोना, जैसे मैंने ये आपको बताया, या तो ये पहला प्ले कहते हैं, या फिर शायद उन्होंने ये पहले पे, ये दोनों ही लिखे थे एक ही साल में, 1590s में ही लिखे दोनों, मजे की बात है। और इसीलिए हमें कंफ्यूजन आती है, क्योंकि इनका राइटिंग ईयर ना वो सेम है।
इसका मतलब है या तो ये पहले स्टेज हुआ था जब मार्लो के हवाले से वो स्टेज किया गया, मार्लो का नाम लेकर, या फिर ये स्टेज हुआ था, ये अब कंफर्म नहीं। द टेम्पेस्ट बहरहाल कहते हैं जिनका आखिरी प्ले है, टेम्पेस्ट 12th नाइट उसके बाद, और द विंटर स्टेल, ये एमए के सिलेबस में भी है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये कितनी ज्यादा ये कॉमेडीज हैं ये सारी। और अब हम जाते हैं ट्रेजिडीज की तरफ। ट्रेजिडीज में एंटनी एंड कैलोपैट्रा, जो हिस्ट्री से भी बिलोंग करती है और ट्रेजिडी भी है। कोरियोलेनस है, और सिम्बलाइन। सिम्बलाइन पे आपको याद होगा कि ये अब कॉमेडी कंसिडर की जाती है, कॉमेडी, लेकिन फर्स्ट फोलियो में ये ट्रेजिडी के अंदर है ना, स्ट्रेंज सी बात। फर्स्ट फोलियो में ये ट्रेजिडी के अंदर है, अब लोग कहते हैं ये कॉमेडी है। तो क्या जो शेक्सपियर के जमाने में ये शेक्सपियर ने खुद इसको ट्रेजिडी में रखा था? उसके कोलीग ज़ाहिर है बेहतर जानते थे, और हमसे तो वो अच्छे ही समझते थे उस टाइम को। हैमलेट, अनदर ट्रेजेडी, बहुत कहते हैं जी शेक्सपियर का सबसे जो बेस्ट प्ले है, सबसे बेस्ट अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स, वो हैमलेट है। लेकिन कुछ क्रिटिक्स कहते हैं नहीं, हैमलेट नहीं, द बेस्ट प्ले इज द किंग लियर। तो इसमें काफी अच्छा कंपटीशन है इन दोनों प्लेयर्स के अंदर। क्रिटिक्स यहाँ हैमलेट भी समझा जाता है द मोस्ट फेवरेट प्ले या बेस्ट प्ले है, ये मास्टरपीस है शेक्सपियर का, और या फिर किंग लियर। तो आप दोनों को पढ़ें, आपको काफी मजा आएगा दोनों में। जूलियस सीजर काफी अच्छा प्ले है, और जूलियस सीजर वो प्ले है जिसके अंदर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मेरे ख्याल में इसके अंदर रोल भी प्ले किया था, या ये उनका फेवरेट प्ले था। इन दोनों में से एक बात है, थोड़ा इसको सर्च कीजिए कि कायदे आजम का कौन सा प्ले फेवरेट था। और एक प्ले में उन्होंने रोल प्ले किया था, ये इसको चेक करना है आपने, इसी में किया है या एक कॉमेडी में शायद उन्होंने किया। तो किंग लियर आगे मैंने आपको बताया। मैकबेथ, ये भी उन चार ट्रेजेडीज में आती हैं ये प्ले, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो और हैमलेट। ये चार ट्रेजेडीज शेक्सपियर के 4 सुपर प्ले हैं, ये पक्की बात है। ये आगे सबसे जो बेस्ट है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि शायद कुछ लोग समझते हैं, खास तौर पे जो जो है पोस्ट मॉडर्न वगैरह में जाते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और बिल्कुल जो मॉडर्न तरीका है वो, या एब्सर्ड जो थिएटर है, वो तो कहते हैं कि किंग लियर जो है ना वो मास्टरपीस है, और उससे पहले ये समझा जाता था कि हैमलेट जो है वो ज्यादा बेहतर है। खैर ओथेलो, ओथेलो हमारे सिलेबस में हुआ करता था, हमने इसी मास्टर में इसी को पढ़ा। रोमियो एंड जूलियट काफी फेमस है, मूवीज में अक्सर नाम लिया जाता है रोमियो जूलियट शेक्सपियर की इस कहानी का। टिमन ऑफ एथेंस एंड टाइटस एंड्रोनिकस एंड ट्रायलस एंड क्रीसीडा। ट्रायलस एंड क्रीसीडा आपको पता है, ये इसके मिथ जो है वो मैं आपको पहले भी रिलेट कर चुका हूँ। इसको चौसर ने जो है वो लिखा था इस कहानी के ऊपर, और ये चौसर की उसी स्टोरी से ही मुतासिर होकर शेक्सपियर ने इसको लिखा है। आगे आ जाए तो हिस्ट्री, हिस्टोरिकल प्योर हिस्ट्री जो लिखी है स्टेज के ऊपर लेके आए हैं। काफी सारे प्ले हैं, जैसे हेनरी 4 पार्ट 1, फिर उसका पार्ट 2 लिखा, हेनरी 5 है, हेनरी 6 के पार्ट 3 पार्ट हैं, हेनरी 8 के ऊपर प्ले लिखा। काफी सारे बादशाहों को जो है उनको स्टेज किया है शेक्सपियर ने। इसी तरह किंग जॉन पे लिखा, और फिर रिचर्ड 2 हैं और रिचर्ड 3 हैं। ये उनकी हिस्टोरिकल प्लेस हैं। प्लेस नॉट इन द फर्स्ट फोलियो, ये जो पेरिक्लस है या पेरिक्लीज है, द टू नोबल किन्समैन, इन प्लेस को भी कहा जाता है कुछ क्रिटिक के मुताबिक कि ये शेक्सपियर के ही प्ले हैं, और इसको मिलाकर 38 प्ले हमें गिनने चाहिए कि शेक्सपियर की पर्सनल राइटिंग में आते हैं। ये कोलैबोरेटेड नहीं थे, लेकिन ये गलती से फर्स्ट फोलियो में जगह ना बना पाए, ठीक है, जो भी रीजन रही होगी, अब नहीं पता इसको। लेकिन फर्स्ट फोलियो की अगर बात करेंगे तो उसमें तो ये नहीं है। ये सारी लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी ताकि आपको एटलीस्ट आपके जेहन से गुजर जाए कि शेक्सपियर ने कौन कौन से प्लेस लिखे हैं। वो जो 36 प्लेस फर्स्ट फोलियो में मेंशन है वो आपके जेहन में होने चाहिए, उनका नाम आए तो पता लग जाए कि ये शेक्सपियर ने प्ले लिखा था। कुछ प्लेस हैं जो जिनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ तो आपने वैसे ही पढ़े हुए हैं अपने सिलेबस के अंदर, उस पर ना भी बात हुई तो कोई इतना इशू नहीं है आपके लिए, आप जानते हैं उन प्लेस को। रिचर्ड 2,
आमतौर पे नहीं पढ़ाया जाता। रिचर्ड टू इज हिस्टोरिकल ट्रेजेडी, रिचर्ड टू, और ये बिल्कुल इन्होंने मॉडल किया ऑन मार्लोज एडवर्ड टू। अब मार्लो का एडवर्ड टू आपको याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आई थी इसका, मैं इसको मेंशन किया। इन इट्स सेटअप एंड इट्स मैनिपुलेशन ऑफ अवर सिंपैथीज, इसका जो स्ट्रक्चर है और किस तरह एक बादशाह जो है वो निग्लेक्ट करता है अपनी ड्यूटीज को, और अच्छा बिहेवियर नहीं करता स्टेट के साथ, किन्स अपने नोबलमैन के साथ, और फिर हमें उसके साथ हमें भी अच्छा नहीं फील होता, जो ऑडियंस हैं, जो व्यूअर हैं, जो रीडर हैं, और फिर अल्टीमेटली जब डीपोज कर दिया जाता है, उसको डी थ्रोन कर दिया जाता है, फिर वो हमारी सिंपथी गेन कर लेता है। तो पैटर्न थोड़ा वही रखा रिचर्ड टू के अंदर भी। इन ईच प्ले द किंग्स इररिस्पांसिबिलिटी एंड अनफिटनेस इज क्लियर, दोनों प्लेयर्स में सिमिलैरिटी, दोनों में अनफिट है, बट वंस ही इज डिपोज्ड वी आर मेड टू पिटी हिम। एडवर्ड, जो जिनके बारे में हमने पढ़ा, निग्लेक्ट्स हिज कंट्री फॉर द फेवर्स ऑफ गैवेस्टन। जो गैवेस्टन थे, जैसे हमने पहले कहा कि एडवर्ड को गैवेस्टन से मोहब्बत हो गई। अब मेल टू मेल चूंकि ये लव था, होमोसेक्सुअलिटी का थीम सारा एक्सप्लोर किया मार्लो ने, और एडवर्ड्स नोबल ओपोनेंट्स आर लेस लाइकेबल इवन देन ही, his wife and son conspire against him. Marlowe shows the unedifying working of the power, relieved by the flares of the homosexual infatuation. In marked contrast, Richard too is rich in poetry and ideas. Poetry में और थोड़ी थीम की हैंडलिंग में, आइडिया के अंदर थोड़ा बेहतर है अकॉर्डिंग टू माइकल अलेक्जेंडर। रिचर्ड टू, Richard II या two is the foundation for the three plays sequence topped out by the Henry V. It is also a tragedy, but Richard is not a noble tragic hero. Although ये ट्रेजेडी है, लेकिन इसमें जो जो बादशाह है उनके अंदर प्रॉब्लम्स है, उसके अंदर एक ऐसा नुक्स है कि वो आइडियल नोबल कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि शेक्सपियर however did not observe the tragic norms which Renaissance theorists derived from Aristotle. अब मसला ये था कि शेक्सपियर के यहाँ आपको वो ग्रीक का मॉडल ये कॉपी करते नहीं नजर आते। वो यूनिटीज ऑफ द टाइम, एक्शन और प्लेस आपने वो पढ़ी होगी, 3 यूनिटीज हमें वो ऑब्जर्व करनी चाहिए। अरिस्टोटल ने पोइटिक्स बुक में जो कहा, इनकी जो पोइटिक्स बुक है वो अबाउट थिएटर प्रेजेंटेशन ही है, सारा थिएटर का एनालिसिस ही है, ड्रामा एनालिसिस ही है वो। और उसमें अरिस्टोटल ने जो कुछ कहा था उसको तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा था, और शेक्सपियर ने तो पढ़ा नहीं था रेगुलर तरीके से, यूनिवर्सिटी तो ये गया नहीं था। इसलिए इसने अरिस्टोटेलियन जो कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट है उसको तो टच ही नहीं किया था। इसलिए इसकी हमें जो प्रेजेंटेशन है उसमें क्रिएटिविटी नजर आती है, बिल्कुल ये उन चीजों को फॉलो करता नजर नहीं आता। इसने डायरेक्ट सीखा था, जो चीजें स्टेज हो रही थी बस वहीं से ये देखता था और सीखता था डायरेक्टली। यानी इसका नॉलेज हम कह सकते हैं प्योर बुकिश नॉलेज नहीं था, फितरत से सीखना, स्टेज होती हुई चीजों को देखना, फिर वहीं से लर्न करना। ठीक है, और जो इसने थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी थी वो डीपली पढ़ी थी, अच्छे तरीके से पढ़ी। कॉमेडी की तरफ आते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली जो इनके प्लेज हैं वो ज्यादातर कॉमेडीज हैं। शेक्सपियर ने बहुत कमाल की कॉमेडीज लिखी हैं। कॉमेडी, हिस्ट्री और ट्रेजेडी इन्हीं में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो कॉमेडी में हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेज हैं, उनको हमें जानना चाहिए। शेक्सपियर्स अर्ली प्लेयर्स आर मोस्टली कॉमेडी एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री और कॉमेडी पे इन्होंने जो है वो तजुर्बा किया, और बहुत जब मेच्योर राइटर बन गए तो इन्होंने वो 4 ट्रेजेडीज अपने प्राइम टाइम में लिखी, दरमियान में जाकर। पहले इन्होंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया, फिर कॉमेडी लिखना शुरू की, और फिर अपनी मेच्योर एज में जब आर्ट इनका सही मेच्योर हो गया तो इन्होंने वो 4 ट्रेजेडीज जनरेट की। उसके बाद जब ये बिल्कुल रिटायर हो गए हैं तो फिर उन्होंने ट्रेजेडी कॉमेडीज लिखी हैं, बिल्कुल जहाँ पे टीयर और लाफ्टर जो है उसको मिक्स कर दिया। ठीक है, पहले तारीख लिखी है, उसके बाद सिर्फ लाफ्टर पे लिखा है, और उसके बाद जो है वो फिर सिर्फ जो है रोने धोने पे लिखा है, ट्रेजेडी यानी टीयर्स पे लिखा है। और फिर आखिरी फेज में आकर शेक्सपियर ने एक नया जो है वो मेंटल जो है वो एक स्टेज गेन किया, दैट वाज ट्रेजेडी कॉमेडी, टीयर लाफ्टर मिक्स करके अपनी आखिरी उम्र में आके। और टेम्पेस्ट जो है उनका आखिरी प्ले है, तो शेक्सपियर जो है उस वक्त रिटायर्ड भी हो चुके थे, अभी उन्होंने सेल्फ रिटायरमेंट ले ली थी। और जब बिल्कुल अपने वो स्टैटफोर्ड वापस आ गए थे, तो जो चीजें लिखी हैं अपनी आखिरी 10 सालों में, 5 सालों में, वो ट्रेजेडी कॉमेडी है, मिक्स है, रोमांसेस कह लेंगे क्या, ट्रेजेडी कॉमेडी। So the writing in his earliest surviving play, The Two Gentlemen of Verona, is already accomplished. It is love comedy with familiar ingredients. A duke, young rivals, a father called Antonio, a daughter who dresses as a boy to follow her lover,
रिंग, अ ग्लव, अ फ्राइड सेल, कॉमिक सर्वेंट, सॉन्ग। वैसे ये जो मिसाल आप देख रहे हैं, ये सारी इनकी कॉमेडीज अगर आप देखेंगे आगे कुछ को हम डिटेल में देखते हैं तो वो हमें नजर आता है कि ड्यूक्स हैं, राइवलरी होगी, और जो है वो ड्रेस चेंज करेंगी, रोल लोग चेंज करते हैं, डॉटर जो फीमेल जो अक्सर बॉय बन जाती हैं, और दे फॉलो देयर लवर्स, और लवर फॉलो देम। सो कॉमिक सर्वेंट्स हैं, सॉन्ग्स होते हैं जैसे हुए सिल्विया। प्लॉट इज स्ट्रॉन्गर इन द कॉमेडी ऑफ द एरर बेस्ड ऑन द रोमन कॉमेडी बाय प्लॉटस, which Shakespeare would have studied at school। और शेक्सपियर का अगर इन्फ्लुएंस ज्यादा देखें तो जिन जिन ड्रामेटिक आर्ट से ये ज्यादा इन्फ्लुएंस हमें नजर आता है, वो ग्रीक से ज्यादा हमें रोमन नजर आता है। एक तो सैनिका का असर इन पे नजर आता है, और प्लॉटस का भी, जो सैनिका ने तो ट्रेजेडीज लिखी हैं, और जो प्लॉटस हैं ये रोमन कॉमेडी ऑथर थे, इनका भी असर हमें नजर आता है इनके ऊपर। इन्होंने तकरीबन चांस है कि इन्होंने स्कूल में कहीं पढ़ा होगा उसको। अबाउट आइडेंटिकल ट्विन्स विद द सेम नेम, एंटीपोलस। तो आइडेंटिकल जो है चीजें प्रेजेंट करना, ये भी इनका बड़ा एक एक उसमें आप कह लें कि पार्ट ऑफ द कॉमेडी मिसाला उसका हिस्सा है कि आइडेंटिकल होते हैं इनके करेक्टर, दो दो करेक्टर होते हैं ये की शक्ल सूरत के, और कई दफा तो नाम भी एंटीपोलस, आइडेंटिकल करेक्टर विद आइडेंटिकल नेम्स, ताकि एक कंफ्यूजन पैदा हो, और उस कंफ्यूजन को दूर करते करते वो कॉमेडी जनरेट होगी सारी। शेक्सपियर इज कॉन्फिडेंट इनफ टू गिव द एंटीपोलस ट्विन्स आइडेंटिकल ट्विन सर्वेंट्स कॉल्ड ड्रोमियो। ना सिर्फ आइडेंटिकल वो ट्विन्स पर कहानी लिखी है, द कॉमेडी ऑफ एरर जो है इसमें ट्विन्स हैं बिल्कुल एक जैसे, उनके नाम भी एक जैसे हैं, बल्कि उनके जो सर्वेंट हैं ड्रोमियो वो भी आइडेंटिकल है। यानी आइडेंटिकल का मतलब होता है जुड़वा, एक जैसे शक्ल सूरत वाले जो लोग होते हैं। एंड टू मैनेज द कॉम्प्लिकेशन, और फिर उसके नतीजे में जो कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है, कॉमेडी और लाफ्टर और एरर्स जाती हैं। सो कॉमेडी ऑफ एरर जो है वो इसकी गिर्द घूमती है। कॉमेडी वॉज ईजियर टू राइट देन हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू वन एनालिसिस। क्यों? टू राइट ए हिस्ट्री शेक्सपियर हैड टू टर्न क्रॉनिकल इनटू द ड्रामा। ठीक है ना, हिस्ट्री लिखने के लिए तो प्योर पहले तारीख का पता होना चाहिए, फिर उस करेक्टर को समझना, और फिर आपने उसे जो है स्टेज पर लेके आना, तो डबल जॉब हो गया। बट इन कॉमेडी ही हैड ए स्टॉक ऑफ डिवाइसेस ऑलरेडी प्रूवन ऑन द स्टेज। तो कॉमेडी में तो आपको फ्री है ना, उसकी कोई हिस्ट्री होनी चाहिए या नहीं, वो लॉजिकल होना चाहिए या नहीं, वो कैसा होना चाहिए। तो कॉमेडी में जितनी आपको आज़ादी होती है वो बाकी जॉनरास में नहीं होती है। फॉर एग्जांपल डिस्गाइज कर दें, mistaken identities, contrasting perspective on the love of men and the women, parents and the children, master and the servants। So even in ghost होते हैं, improbable incidents हो सकते हैं, कोई भी एंडिंग आप किसी तरह का भी कर सकते हैं, कोई टर्न ले सकते हैं। लॉजिकल जो सीक्वेंस है उसकी जरूरत ही नहीं होती वहां के ऊपर। ठीक है, जितनी ज्यादा इलॉजिकल और कॉम्प्लेक्सिटीज होगी, कंट्रडिक्शंस होंगी, उतनी जो है लाफ्टर जनरेट होगा। Alteration of the perspective, contrast and the variety became a structural principle in art, all his plays. Brilliance of the love's labels lost and the maturity of Midsummer Night's Dream। इससे पहले जो अभी हमने देखा कि जो इन्होंने कॉमेडी थोड़ी सी यहाँ प्रैक्टिस की टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में, कॉमेडी ऑफ एरर के अंदर, लेकिन सही हमें जो इनकी कॉमेडी काफी मेच्योर कॉमेडी हमें नजर आती है। यानी मेच्योर से मुराद है बेटर, जहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जहाँ की स्टोरी बहुत अच्छी है, जहाँ लोगों ने काफी अप्रिशिएट भी किया, और इसमें बहुत खूबसूरत लाइंस भी शामिल हैं, वो हमें नजर आती है स्टार्ट के अंदर खास तौर पे। लव्स लेबर्स लॉस्ट, लव्स लेबर्स लॉस्ट एंड मिडसमर नाइट ड्रीम। तो लव्स लेबर्स लॉस्ट यानी लव्स लेबर यानी मोहब्बत की जो आपने मशक्कत की है, ड्रामे का मतलब ये है लव्स लेबर्स लॉस्ट, वो गई। यानी आपने जो मोहब्बत की वजह से जो आपने सफर किया है, जो पापड़ बेले हैं आपने मोहब्बत के लिए, या अपने बिलव्ड को पाने के लिए, जैसा भी है, वो सारी जो एफर्ट है वो लॉस्ट हो जाती है एट द वेरी एंड। तो क्या ऐसा होता है कि सारी जो जिद्दोजहद है वो खत्म भी हो जाती है। लेकिन ये प्ले काफी मजे का प्ले है, अगर आप इसको पढ़ें तब भी मजा आएगा, देखें तो भी अच्छा लगेगा, और स्टोरी भी मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ। इन लव्स लेबल्स लॉस्ट, द किंग ऑफ द नवारे, द किंग ऑफ द नवारे और द नवार समटाइम्स प्रोनाउंस किया जाता है दोनों तरह से, क्योंकि ये एक स्पेन के किंग है। ठीक है, किंग ऑफ नवार कौन है? स्पेन के बादशाह हैं, और इनके तीन दोस्त हैं, थ्री फ्रेंड्स वाउ टू फोर्स द कंपनी ऑफ द विमेन।
जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था कि हम शेक्सपियर के कुछ प्लेस की हमने लिस्ट पढ़ी है और उसके बाद हमने जिक्र किया कि शेक्सपियर की जो कॉमेडीज़ हैं तो उसमें जो पहली मैच्योर कॉमेडी है, थोड़ा सा उसके इनसाइड जाते हैं, लव्स लेबर्स लॉस्ट। ओके, लव की जो लेबर है, जो स्ट्रगल है, जो मेहनत है मोहब्बत की वजह से जो की जाती है, वो सारी वेस्ट हो जाती है। ये इसका टाइटल है। तो एक्चुअली इसमें क्या है स्टोरी के अंदर, ए किंग ऑफ नवार है, ए किंग ऑफ नवारे और किंग ऑफ नवार, जो कि ये नेम है, स्पेनिश नेम है, स्पेनियर्ड है वो। तो स्पेन के किंग हैं, किंग ऑफ नवार। तो उनके 3 लॉर्ड्स हैं, बड़े करीबी दोस्त भी हैं और उनके असिस्टेंट लॉर्ड भी हैं, नोबल पर्सन है। बैरोनी, जिनका नाम बायरन भी है, यहाँ लिखा जाता है स्पेलिंग में, बैरोनी और लॉन्गविले और डोमेनी। ठीक है, डोमेन और डोमेनी, लॉन्गविले और जो है ब्रूनी, जिन्हें बायरन भी है, लेकिन बायरन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास कैरेक्टर है। और अब सिचुएशन ये है कि ये सोचते हैं, बादशाह इनके साथ मीटिंग करते हैं और बादशाह नवार जो है अपने तीनों दोस्तों के साथ, नाम ज़्यादा नाम भी याद रहे तो थोड़े बहुत आपके ज़हन में होने चाहिए। सो किंग ऑफ नवार जो है वो मीटिंग करता है अपने तीनों, बैरूनी, लॉन्गविली और डोमेनी के साथ, कि क्या ख्याल है कि हमें जो है ना वो स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। जैसे स्टूडेंट भी ऐसा सोचते हैं, जैसे आप लोग आजकल सोचते होंगे कि हमें पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए और हमें फ़लसफ़ा पढ़ना चाहिए कि हमारा जो मुल्क है, जो स्पेन है, उसको ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टडी करें। तो इसके लिए क्या ही अच्छा है कि हम जो है वो 2-3 साल जो है ये इस तरह करते हैं कि एक प्रॉमिस करते हैं खुद से कि हम किसी भी जो है वो वुमन की तरफ ध्यान नहीं देंगे, किसी औरत की तरफ हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, किसी वुमन की तरफ, किसी लव और इश्क और मोहब्बत में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इससे जो है ना बहुत वक्त ज़ाया होता है। तो हमें प्रॉमिस करना चाहिए और हमें चाहिए कि हम जो है वो क्या करेंगे, फ़लसफ़ा पढ़ेंगे, हम जो है ना स्टडी करेंगे, हम नॉलेज हासिल करेंगे 2-3 साल जो है ना। बिल्कुल, वो आप एक-दूसरे के साथ वादा करते हैं, कसम उठाते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे और मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे, फ़लसफ़ा पढ़ेंगे। लेकिन अब होता क्या है कि प्रिंसेस ऑफ फ्रांस जो हैं, वो उनसे मिलने के लिए आती हैं। एक यूँ समझिए एज़ एन एम्बेसडर आती हैं, फ्रांस की तरफ से इम्पोर्टेंट कोई हुकूमत के मामलात की वजह से वो आती हैं। प्रिंसेस ऑफ फ्रांस में वहाँ की जो शहज़ादियाँ अपनी 3 साथ अपनी लेडीज़ के साथ, नोबल लेडीज़ के साथ आती हैं। रोज़ालिंड, उन लेडीज़ का जो नाम है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल पेपर आपका आने वाला है तो कुछ कैरेक्टर्स के नाम इम्पोर्टेंट कॉमेडी से याद रखिएगा। शेक्सपियर के कैरेक्टर्स पूछे जा सकते हैं आपसे। लेडीज़ हैं रोज़ालिंड, मारिया एंड कैथरीन। तो 3 लेडीज़ के साथ वो आती है। कौन आती है? प्रिंसेस ऑफ फ्रांस। कहाँ पे आती है? स्पेन में, किंग ऑफ नवार से मिलने के लिए। लेकिन मजे की बात यह है कि उसको, चूंकि उन्होंने हलफ लिया होता है, आपस में ओथ लिया होता है, वाउ किया होता है कि हम जो है वो बिल्कुल नहीं जो है, ठहर जाए, मुझे फिर किसी का माइक ऑन हो गया है। लेट मी सेटल दिस इशू। भाई बटन शटन ना छेड़ा करें और बस सिर्फ स्टडी किया करें। हेडफोन लगाया और बस पढ़ना शुरू कर दिया। कंसंट्रेशन ना होने से इल्म नहीं मिलता। ओके, लव्स लेबल्स लॉस्ट हम बात कर रहे हैं। किंग ऑफ नवार स्पेन की किंग है, दोस्तों के साथ कसम उठाते हैं, फलसफा पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, कोई मोहब्बत नहीं करेंगे, कोई इश्क नहीं करेंगे, कोई लड़कियों के पीछे नहीं भागेंगे। अब क्या होता है कि प्रिंसेस ऑफ फ्रांस जो है वो उनसे मिलने के लिए आती है अपनी 3 लेडीज के साथ, रोजालिन, मारिया और कैथरीन के साथ। ये एक ऑफिशियल विजिट है, लेकिन किंग के महल में उनको दाखिल नहीं होने दिया जाता और दरबान उन्हें एक और जगह पे रखते हैं, एक और मेहमान खाने में बुलाते हैं। तो प्रिंसेस बड़ी खफा होती हैं कि हम इतनी, मैं मतलब प्रिंसेस हूँ और मुझे महल में नहीं दाखिल होने दिया गया। तो अब उन्हें क्या पता कि वहाँ एक उन्होंने कसम उठाई हुई है कि हम किसी भी फीमेल से जो है ना वो राब्ता नहीं रखेंगे किसी किस्म का, तो इस वजह से उनको अलाउ नहीं करते। अब उनको एक और महल में वो रखते हैं, एक और जगह पे रखते हैं मेहमान खाने में, दूर जरा 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर महल से। तो कुछ अरसे के बाद क्या है कि किंग नवार को ज़ाहिर मिलना तो पड़ेगा प्रिंसेस ऑफ फ्रांस, तो वो खुद जाता है ताकि एक रस्मी सी मुलाकात कर ले। और दिन रात अब वहाँ फ़लसफ़ा चल रहा है महल के अंदर,
नॉलेज पर बात हो रही है, एक्सप्लोरेशन पर, साइंस पर, फलसफा पर, ग्रीक के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर, कल्चर के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, और वहाँ कोई बात नहीं होगी वो है लव के ऊपर बात नहीं होगी, वुमन के ऊपर बात नहीं होगी, किसी फीमेल की बात नहीं होगी, ठीक है। सो वो मिलने के लिए जब आता है तो वो जैसे ही देखता है प्रिंसेस को, फ्रांस की जो प्रिंसेस हैं वो बहुत खूबसूरत होती हैं, उनको तो लव हो जाता है उनके साथ, और अब वो कैसे इसको मैनेज करें, तो लेकिन वो किसी तरह बर्दाश्त करके चला जाता है, लेकिन फिर उनके साथ गाय बगाए मुलाकात करने की कोशिश करता है। फिर 3 लॉर्ड्स भी जो हैं वो मिलने के लिए आते हैं, तो बायरन को रोजालिन से लव हो जाता है, लॉन्गविली को मारिया के साथ लव हो जाता है, और डोमेनी को कैथरीन के साथ लव होता है। तो तीनों लॉर्ड्स को तीनों लेडीज के साथ, और किंग ऑफ नवार को प्रिंसेस ऑफ फ्रांस के साथ मोहब्बत हो जाती है, और अल्टीमेटली क्या है कि वो फिर अपना जो है एक दूसरे से छुपाते हैं। अब मोहब्बत तो सारे करते हैं, चारों करेक्टर कर रहे हैं उन चारों से, लेकिन क्या है कि छुप छुप के मिलते हैं, वो कोशिश करते हैं, किंग कोशिश करता है कि तीनों लॉर्ड्स को ना पता चले, और लॉर्ड कोशिश करते हैं कि आपस में ना पता चले, और बादशाह को भी ना पता चले, ताकि हम दोनों काम करते रहें। और अल्टीमेटली फिर एक दिन क्या होता है कि बादशाह जो है वो बैरूनी को पकड़ लेता है, यानी बायरन को, और बायरन जो है वो बादशाह को पकड़ लेता है, तो सारे एक दूसरे पर खुल जाते हैं सारों सबके राज, और फिर वो फैसला करते हैं, और वो जो फैसला करते हैं चले हम यहाँ सीधे ही पढ़ लेते हैं। सो इन लव्स लेबस लॉस्ट द किंग ऑफ द नवार एंड द 3 फ्रेंड्स। अब आपके सामने ये टेक्स्ट नजर आ रहा होगा, ज्यादा बेहतर अब आपको ये समझ भी आएगा। King of the Navarre and the 3 friends vow to forswear the company of the women for 3 years while they pursue wisdom in a little academy। ठीक है, वो अपने लिटिल प्लेस एक बनाते हैं अकेडमी में कि हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, इल्म हासिल करेंगे, विजडम को परसू करेंगे, और कोई भी विमेन जो है उसकी कंपनी में नहीं जाएंगे, उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे विलिंगली एटलीस्ट। द प्रिंसेस ऑफ द फ्रांस एंड द 3 of her ladies arrive, the men fall in love but dare not tell each other। ज़ाहिर क्या बताते एक दूसरे को कि वो जो कसम हमने खाई थी वो तो कब की टूट गई है, और एक दूसरे से छुपाते रहते हैं। इसी में सारी कॉमेडी है कि ऑडियंस को तो पता होता है ये छुपा रहे हैं और बहाना कर रहे हैं सिर्फ, और इस चीज से एक कॉमिक सिचुएशन क्रिएट होती है। द लेडीज डिस्गाइज देमसेल्फ एंड मेक द मेन लुक फुलिश। वो भी जब उन्हें पता चलता है प्रिंसेस ऑफ फ्रांस को कि इन्होंने इस तरह वाउ किया हुआ है, और फिर वो भी डिस्गाइज करके आ जाती हैं इनसे मिलने के लिए और महल के अंदर किसी तरीके से, तो their decision to break their vows and woo the ladies is rationalized by the witty Byron। अब बायरन का रैशनलिज्म देखें एट द एंड, कि वो लाइनें भी यहाँ पे हमने दे दी हैं, ऑथर ने रैशनलाइज कैसे करता है बायरन एट द वेरी एंड। फ्रॉम वुमेन्स आईज दिस डॉक्ट्रीन आई ड्राइव। ठीक है, कहता है कि विमेन की आंखों से ना मैंने ये डॉक्ट्रीन यानी ये फिलॉसफी निकाली है, फलसफा पढ़ रहे हैं ना, तो कहता है कि विमेन की आंखों से मुझे ये फलसफा मिला है। दिस स्पार्कल स्टिल द राइट प्रोमेथियंस फायर। अब प्रोमेथियन फायर, प्रोमेथियस एक ग्रीक का करेक्टर है, मिथिक करेक्टर है, टाइटन था बेसिकली। इसने इंसानों के लिए ना आग चुराई थी, खुदाओं से आग चुरा के ना, कहते हैं जमीन पर आग कैसे आई थी, प्रोमेथियस ने आग चुराई थी ज़्यूस के घर से, और इसकी वजह से प्रोमेथियस को सजा भी दी गई बाद में। इंसानों को यानी वो सर्दी लगती थी या वो पका हुआ खाना नहीं खा सकते तो आग जलाई थी। तो अब यहाँ इसका रेफरेंस ये है कि ये जो कि ग्रीक फलसफा पढ़ रहे हैं, ग्रीक की मिथ्स पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों मतलब डॉक्ट्रीन वर्ड भी वहीं से लिया गया है। फ्रॉम विमेन्स आइज दिस डॉक्ट्रीन आई ड्राइव दिस स्पार्कल स्टिल द राइट प्रोमेथियस फायर। ठीक है, कि उनके भी इतनी चमक है, उनमें इतनी आग है जैसे प्रोमेथियस की फायर होती है। दे आर द बुक्स द आर्ट्स द एकेडमीज। एकेडमी में वो पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुझे तो यही फलसफा मिला है कि ख़वातीन ही किताबें हैं और आर्ट हैं और ब्यूटी हैं और एकेडमी है, दैट शो कंटेन एंड नरिश ऑल द वर्ल्ड। जैसे वजूद जन से है कायनात में रंग, इकबाल ने जैसे कहा था, कुछ आखिरी लाइन इसके करीब करीब है। तो बायरन जो है वो रैशनलाइज करता है कि छोड़ें किताबों को, एकेडमीज को, कोई फ़ायदा नहीं, हमें अपने जो है वो कसम तोड़ देनी चाहिए। न्यूज कम्स ऑफ द डेथ ऑफ द प्रिंसेस फादर। लेकिन एंड पे एक ट्विस्ट आता है, वो ये होता है कि जब राज ओपन हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी है कि चलें कोई बात नहीं, क्योंकि हर बंदे का एक सीक्रेट होता है। किंग नवार खुद भी फंसा होता है मोहब्बत के जाल में, तो वो सोचता है चलें कोई बात नहीं, हम तीनों लेडीज तीनों लॉर्ड से शादी कर लेंगी
और प्रिंसेस ऑफ फ्रांस जो है, वो किंग ऑफ नवार जो है, ये बिल्कुल तैयार है शादी करने के लिए, सब हंसी खुशी एंड हो सकता है। लेकिन शेक्सपियर ने एंड इसका थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। यहाँ पे क्या किया कि एक अचानक से एक मैसेंजर आ जाता है और वो आके उनको बताता है कि प्रिंसेस के फादर की डेथ हो गई है। और ये सैड न्यूज़ बिल्कुल उस लम्हे पहुंचती है जब ये बिल्कुल हर चीज़ जो है वो क्लियर थी। द कॉमेडी एंड्स नॉट इन द 4 वेडिंग्स, जैसे कि तवक्को की जा रही थी कि अब 4 शादियों पर ये खत्म होगी, जैसे कि ज्यादातर शेक्सपियर की कॉमेडीज वेडिंग्स पर एंड होती हैं, बट इन ए फ्यूनरल एंड ए ईयर्स मॉर्निंग। होता ही है कि वहाँ फ्यूनरल अब स्टार्ट हो जाता है, और ये कि प्रिंसेस ऑफ फ्रांस जो है ना, वो ऐलान करती है कि वो 1 साल तक शादी नहीं करेगी, 1 साल तक अब सोग मनाएगी और 1 साल तक शादी नहीं करेगी बिल्कुल। और जाहिर बात है जब वो नहीं करेगी तो उसके साथ जो नोबल लेडीज हैं, रोजालिन, मारिया और कैथरीन, तो वो क्यों करेंगी? डेफिनेटली 4 लेडीज नहीं करेंगी। तो इन 4 लॉर्ड्स को, लवर्स को, जो इन डिस्गाइज फॉर्म में है, 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो इसको एंड पे जाके, इस एंडिंग की वजह से हम कह सकते हैं लव्स लेबर्स, वो जितनी उन्होंने एक जद्दोजहद की थी एक दूसरे को पाने की, एट द वेरी एंड लॉस्ट हो गई। और ये जो बायरन है, ये लॉर्ड बायरन नहीं है जो रोमांटिक पोइट है, इस ध्यान में रखिएगा। ये बायरन करेक्टर है, बैरोनी, इनका पूरा नाम बैरोनी है, और शॉर्ट में बायरन भी लिखते हैं इसको, BIRON, जबकि लॉर्ड बायरन की स्पेलिंग जरा वाई से है। और वैसे भी उनके नाम के साथ लॉर्ड लगता है हमेशा, लॉर्ड बायरन रोमांटिक पोइट, वो हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे उनको। लेकिन अभी इस पर बात खत्म नहीं हुई है। द प्ले क्लोजेस विद द cuckoo song of spring, okay, answering by the old song of winter. The loss of the love's labor in death is a shock, although एक बड़ा शॉकिंग सा एंड है डेथ के ऊपर, फ्यूनरल और एक कसम खाना और सारे अजीब सा, ये शेक्सपियर ने बड़ा शॉकिंग एंड दे दिया, बड़ा डिफरेंट एंड था। और एक सॉन्ग ऑफ कुकू भी सामने हमारे आता है। आपको पता है, जो कुकू है या नाइटिंगेल है, इनके सॉन्ग और ओल के साथ जो कॉम्बिनेशन है, आपको बड़ी एक अच्छी पोएम हमने मिडिल एजेस में देखी थी, ठीक है, द ओल एंड द नाइटिंगेल। सो ओल इन द वेस्ट रिप्रेजेंट विजडम, फलसफे को रिप्रेजेंट करता है ओल, और जो कुकू और नाइटिंगेल, ये जो सॉन्ग वाले बर्ड्स हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशली नाइटिंगेल और कुकू दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पोएट को, लव को, ठीक है, पोइट्री को। तो यहाँ पे पोइट्री को प्रेफरेंस दिया फलसफा के ऊपर इस कहानी के अंदर शेक्सपियर, यानी पोइट्री है, लव है और लाइफ है, दैट इज बेटर देन द स्टडी, देन फिलोसफी, एंड देन वो जो लाइफलेस चीजें हैं, ड्राई सब्जेक्ट आप कह लें। After the gallantry and the laughter, the black clothes of the messenger tell the princess his news before he speaks. Death interrupts the interlude, and the dismissal of the love's laborer is followed by the cuckoo and the owl. Rosaline is the first typically Shakespearean heroine, a woman of sounder understanding than the man who swears loves to her. रोजलिन के बारे में कहा जाता है ये पहली जबरदस्त किस्म की अच्छी जो हेरोइन तख्लीक की है, वो रोजलिन का कैरेक्टर था यहाँ पे, जो बायरन की बिलावड है। लव इज फॉली बट नेसेसरी फॉली, यू नो, है तो ये बेवकूफ़ी, लेकिन ज़रूरी किस्म की एक बेवकूफ़ी हर बंदा करता है इसको। फॉर फूलिश मिस्टेक्स आर द ओनली वे टू लर्निंग, ओके, इस मिस्टेक को किए बगैर भी तो नहीं आप सीख सकते। सो बायरन की लाइन बड़ी कोटेबल है, लेट अस once lose our oaths to find ourselves। कहता है ये जो हमने कसम खाई है ना, ओथ खाई है कि हम फलसफा पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो कहता है let us once lose our oath to find ourselves or else we lose ourselves to keep our oaths। क्या कहते हैं ऐसा ना हो, हम कसम तोड़ देते हैं ताकि हम खुद को पा सके, क्योंकि अगर हमने ऐसा ना किया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम खुद को खो दें, इस कसम को रखते रखते हम खुद ही को खो दें। So that was Love's Labour's Lost by William Shakespeare का शायद ये पहला प्ले है जो हम इनसाइड गए हैं थोड़ा सा इसके अंदर, कैरेक्टर को समझा हमने, स्टोरी को जाना है और थोड़ा क्रिटिसिज्म भी किया इसके अंदर। सो नेक्स्ट वन है अनदर मैच्योर कॉमेडी, लेकिन पहली वाली कॉमेडी से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा इसमें कैरेक्टर है, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो अब हम जाते हैं मिडसमर नाइट ड्रीम की तरफ थोड़ा सा। यहाँ पे शेक्सपियर्स विट एंड
कॉम्प्लेक्सिटी गो इवन फर्दर, पहले से ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स है। ये वाला लव स्लेव इज लॉस्ट है, या टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना से, या कॉमेडी ऑफ एरर से, उससे थोड़ा सा ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स है और ज्यादा गलत फहमियां इसके अंदर हैं। अ प्ले इन्वॉल्विंग 4 मैरिजेस एंड मोस्ट रेयर विजन, ठीक है, इसमें 4 मैरिजेस का एक टच हमें नजर आता है मिडसमर नाइट ड्रीम के अंदर। अब इसमें जो ग्रुप हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। थीसियस हैं ड्यूक ऑफ एथेंस। एक्चुअली कहानी स्टार्ट होती है कि थीसियस जो है ना एथेंस के ड्यूक हैं, किंग हैं, ड्यूक है, नवाब हैं एथेंस के, और सेटिंग एथेंस की है, यूनान की रखी है शेक्सपियर के अंदर, कॉमेडी के अंदर। थीसियस उनकी शादी हो रही है, यानी वेडिंग से स्टार्ट होता है, वेडिंग स्टार्ट हो रही है हिप्पोलाइटा के साथ, ठीक है। हिप्पोलाइटा जो है वो अमेजोनियन क्वीन है, अमेजोन से आई हैं, क्वीन है, उनके साथ एक दोनों चूंकि नोबल फैमिलीज है तो आपस में एक मोहब्बत की शादी हो रही है दोनों की, यानी ये कहानी शादी से स्टार्ट हो रही है। इनके दरमियान कोई गलत फहमी नहीं है ड्यूक के दरमियान और क्वीन के दरमियान। सो थीसियस और हिप्पोलाइटा जो है उनकी मैरिज हो रही होती है, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं, उसके ऊपर एक प्ले भी सेलिब्रेट करना है। तो थीसियस चाहता है कि उसकी शादी के दिन एक प्ले होना चाहिए, वो भी उसने एक बंदे को टास्क दिया हुआ है कि तुम प्ले लिखो, और इसको करो, वो रिहर्सल वगैरह कर रहा है, प्ले बनाने की कोशिश कर रहा है, वो भी साथ साथ चलेगा। उसके अलावा जो है ना इसमें एक करेक्टर जो है वो है हर्मिया। हर्मिया का जो फादर है एजियस जो है, वो आके थीसियस को बोलते हैं कि जो मेरी बेटी है ना हर्मिया, हर्मिया नया करेक्टर में, बड़े मेजर करेक्टर की बात करूंगा। थीसियस हिप्पोलाइटा की शादी हो रही है, नवाब है, एथन के किंग क्वीन है समझ लें, और उस शादी पे हर्मिया का फादर आता है और आके बादशाह को कहता है कि मेरी जो बेटी है उसको आप समझाएं, क्योंकि आप उन्हें बताएंगे, आप बादशाह हैं तो आपकी बात मान जाएगी। ये नोबल है, वैसे नोबल पर्सन है, उसका रॉयलिटी का मेंबर है। सो वो आके कहता है कि आप उसको समझाएं हर्मिया को, क्योंकि वो शादी जो है वो नहीं करना चाहती डिमेट्रियस के साथ, डिमेट्रियस के साथ। सो डिमेट्रियस एक अनदर कैरेक्टर है, उसका बाप चाहता है कि डिमेट्रियस एक लॉर्ड है, उसके साथ शादी इसकी होनी चाहिए, वो बेहतर मैच है हर्मिया जो है। लेकिन हर्मिया जो है वो, उसको जब पूछा जाता है तो वो बताती है कि उसको तो लाइसेंडर से लव है, एक और कैरेक्टर है लाइसेंडर। सो हर्मिया को लाइसेंडर से लव है और वो उसके साथ शादी करना चाहती है, लेकिन उसका बाप चाहता है कि हर्मिया शादी कर ले डिमिट्रियस के साथ, तो ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन जो डिमिट्रियस है, अब उसके अलावा भी एक कैरेक्टर है, वो है हेलेना। तो जो हेलेना है वो जो है वो शादी करना चाहती है डिमिट्रियस के साथ। डिमिट्रियस को अभी लव नहीं है हर्मिया के साथ भी, और ना ही हेलेना के साथ, वो एक इंडिपेंडेंट है। तो जो हर्मिया है वो लव करती है लाइसेंडर के साथ, और लाइसेंडर जो है वो हर्मिया के साथ लव करता है, लेकिन उनका बाप नहीं चाहता कि इनकी शादी हो, लिहाजा वो डिसाइड करते हैं कि रात को वो घर से भाग जाएंगे, ठीक है। इससे पहले कि वो शादी की सेरेमनी वगैरह तैयारी चल रही है, तो क्यों ऐसा ना करें। हर्मिया और लाइसेंडर सोचते हैं कि हमारी शादी ये नहीं होने देंगे, और हमारा बाप भी इसके खिलाफ है, और सकता है बादशाह भी इसका ऑर्डर जारी कर दे, हमें तो समझा तो रहे ही हैं। वो नहीं मान रहे हैं हर्मिया के दिल की बात, लिहाजा हर्मिया और लाइसेंडर जो है ना रात को घर से भाग जाते हैं। हर्मिया और लाइसेंडर जब घर से भागते हैं जंगल की तरफ चले जाते हैं, और जंगल में जब वो पहुंचते हैं तो जो हेलेना है और डिमेट्रियस है, वो हेलेना जो डिमेट्रियस से लव करती है, लिहाजा ये जो उनके भागने का प्लान है वो डिमेट्रियस को बताती है। और डिमेट्रियस जो कि हमदर्द है हर्मिया के फादर का, तो वो जाके फौरन बताता है कि वो तो घर से भागे हैं, लिहाजा वो पीछे जाता है इनको ढूंढने के लिए। डिमेट्रियस जब जंगल में जाता है तो हेलेना भी उसके पीछे चली जाती है। आई होप कि आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये थोड़ा कम्प्लेक्सिटी शेक्सपियर ने यहाँ बहुत ज्यादा क्रिएट कर दी है, सिंपल स्टोरी नहीं है, थोड़ा सा साथ रहिएगा, ठीक है। दोबारा से मैं बता देता हूँ, थीसियस और हिप्पोलाइटा की शादी हो रही है, ओके, थीसियस और हिप्पोलाइटा की। हर्मिया जो है वो, उसको कहा जाता है कि तुम जो है ना वो शादी कर लो डिमेट्रियस के साथ, लेकिन हर्मिया कहती है मैंने लाइसेंडर से शादी करनी है। सो लाइसेंडर और हर्मिया घर से भाग जाते हैं, और डिमेट्रियस उनको ढूंढने के लिए जंगल में आता है। वो रात बड़ी इंपॉर्टेंट है, नाइट ड्रीम में की तरह है ना सारा। सो हेलेना जो है वो डिमेट्रियस से लव करती है, वो जब उसे पता चलता है कि वो जंगल में भाग गया या वो उनका पता करना गया, तो वो भी उसके पीछे जंगल में आ जाती है। तो जंगल के अंदर 2 और कैरेक्टर मौजूद हैं,
बल्कि 3 है बेसिकली। तो एक है ओबेरॉन, द किंग ऑफ द फेरीज। जंगल के अंदर एक फेरीज का किंग है जो नजर नहीं आता, जादूगर टाइप और फेरीज टाइप एक किंग है, जंगल का बादशाह है ओबेरॉन। और टाइटेनियस जो है, टाइटेनिया जो है सॉरी, वो उसकी क्वीन है टाइटेनिया। टाइटेनिया और ओबेरॉन जो है ना वो आपस में लड़ पड़ते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, उसमें हम नहीं जानते कि वो क्या प्रॉब्लम है। और ओबेरॉन जो है ना वो बहुत नाराज है, और वो अपने एक सर्वेंट को कह लें या दोस्त को कह लें, कोलीग को कह लें, वहाँ जो उसका हेल्पर है, पक उसका नाम है, PUC के पक, जिसका और नाम भी है रॉबिन गुडफेलो। सो जो वो पक है उसको वो कहता है कि जाओ और ना एक हर्ब लेके आओ, एक हर्ब है उसका जो जूस है ना वो हम टाइटेनिया की आंखों में डालेंगे। उस जूस में ये क्वालिटी है कि जिसकी आंखों में डाला जाता है, अगर सोते में डाला जाए तो जब वो उठता है जिसको देखता है उसके साथ उसको लव हो जाता है। ठीक है, तो वो एक चाल चलते हैं कि क्यों ना ऐसा करें कि हम टाइटेनिया को वो पनिश करना चाह रहा है बेसिकली ओबेरॉन जो है, क्योंकि उनकी आपस में लड़ाई हो गई है, उसकी क्वीन है वो, और उसका ख्याल है कि वो इसको तो चले सजा दी जाए। तो टाइटेनिया का जो है ना वो सोचता है कि मैं इसकी आंखों में जो हर्ब डाल दूंगा, लेकिन वो जो पक है ना, अब हर्मिया और लाइसेंडर जो है वो वहां पे सो रहे होते हैं, वो जंगल में आते हैं थके हारे भागते भागते, तो एक दरख्त के नीचे आके सो जाते हैं दोनों। और वो ऐसा क्या करता है कि शरारत एक सूझती है, पक या हर्ब लेके वो आ रहा होता है, तो वो ऐसा करता है कि लाइसेंडर की आंख में ना वो जूस डाल देता है थोड़ा सा, और बाकी जो बच जाता है वो ला के टाइटेनिया की आंख में डाल देता है। अब उसका इस हरकत से बहुत ज्यादा पेचीदगी पैदा हो सकती है, वो ये है कि जब हेलेना वहां पहुंचती है डिमेट्रियस के पीछे ढूंढती हुई, जैसे मैंने बताया ना हेलेना डेमेट्रियस से लव करती है, लिहाजा वो डेमेट्रियस को ढूंढती हुई जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि लाइसेंडर और हर्मिया सो रहे हैं। सो हर्मिया और लाइसेंडर को जगाती है, तो लाइसेंडर जैसे ही उसको देखता है तो उस जूस के असर की वजह से वो उसे उसको भी उससे लव हो जाता है। तो एक नई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। हर्मिया जब उठती है तो लाइसेंडर से बताता है कि मुझे तुमसे अब लव नहीं रहा, मुझे तो हेलेना से लव हो गया। और हेलेना जो है वो समझती है कि ये तो मेरे साथ हो सकता है मजाक किया जा रहा हो, ये कैसे हो सकता है कि मेरे साथ लव हो। और डिमेट्रियस जो है, हेलेना तो ज़ाहिर है डिमेट्रियस से लव करती है, लाइसेंडर अब हेलेना से लव करता है, और हर्मिया जो है वो लाइसेंडर से लव करती है। तो ये सारी आपस में इस कन्फ्यूजन को हम कहेंगे तो वो कॉमेडी जो है ना वो एक उस रात जो है वो लगातार क्रिएट होती है। और टाइटेनिया जब आग खोलती है तो उसको वो जिसने ड्रामा लिखना होता है, वो एक राइटर जो है वो जंगल में ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसको वो देख लेती है, उससे लव करने लग जाती है। और बिल आखिर ओबेरॉन को फिर रात गए ये ख्याल आता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। लिहाजा वो पक को कहता है कि जो है ना वो ये मैजिक है इसको खत्म कर दो, ठीक है, एक नया जूस लाओ जो पिछली हर्ब का सारा असर खत्म कर दे। तो वो टाइटेनिया की आंख में भी डाल देता है, लाइसेंडर की भी, और भी जिसकी आंख में उसने डाला होता है, ताकि वो जो कन्फ्यूजन हो गई है वो सारी खत्म हो जाए, और वो बिल आखिर वो असर जादू का जो है वो खत्म हो जाता है। तो चले हम यहाँ से देखते हैं, और एंड जो है ना वो हैप्पी है कि डिमेट्रियस जो है वो हेलेना से लव करने लग जाता है, और हेलेना डिमेट्रियस से, और हर्मिया जो है लाइसेंडर से, लाइसेंडर हर्मिया से। और जब ये वापस आते हैं बादशाह के पास तो हंसी खुशी हुए इनकी शादी कबूल कर लेते हैं। ओबेरॉन और टाइटेनिया एक कपल हैं, डिमेट्रियस और हेलेना एक कपल हैं, हर्मिया और लाइसेंडर एक हैं, और थीसियस और हिप्पोलाइटा एक और है। तो यहाँ पे हमको काफी सारे कपल नजर आएंगे। तो उम्मीद है कि शेक्सपियर ने जो कन्फ्यूजन जनरेट की है वो आपके जहन में ज़रूर पैदा हुई होगी, और क्या पता कुछ समझ ही ना आया हो कि ये हुआ क्या है। तो दोबारा से इसको देखते हैं, जो हमारे पास लिखा हुआ मटेरियल है इससे भी हमें मदद मिलेगी थोड़ी सी। Shakespeare's wit and the complexity go even further in Midsummer Night's Dream, a play involving 4 marriages। जैसे अब ये तो आपको क्लियर है कि इसमें 4 मैरिजेस। मोस्ट रेयर विजन, ड्यूक थीसियस ऑफ द एथन इज वेड टू द अमेजोन क्वीन हिप्पोलाइटा। ठीक है, ड्यूक थीसियस की शादी किससे हो रही है? हिप्पोलाइटा के साथ। 2 यंग एथेनियन कपल्स हैं। आफ्टर मच कंफ्यूजन इन ए वुड नियर एथेंस आल्सो मैरी द किंग एंड द क्वीन ऑफ द फेरीज ओबेरॉन एंड टाइटेनिया। ये किंग और क्वीन ऑफ फेरीज हैं जो जंगल में रहते हैं। क्वारल passionately over an Indian boy, Oberon makes Titania fall in love with Bottom। वो जो करेक्टर मैंने नहीं आपको नाम बताया था वो तो बॉटम जो प्ले राइट है, और वो इस शादी के लिए प्ले भी रख रहे हैं। और मजे की बात जब एंड पे वो शादी पे प्ले रखते हैं तो वो इतना बुरा होता है कि बाद में माफी मांगनी पड़ती है कि इतनी बुरी कॉमेडी के लिए हमें माफ किया जाए। A weaver who is rehearsing in another part of the wood a play for the Duke's wedding।
ये बॉटम वो है, इसके साथ टाइटेनिया को लव करवाया जाता है उस बॉटम, उस हर्ब के असर की वजह से। द सोर्सेज ऑफ द एथेनियन पार्ट ऑफ द स्टोरी इज चॉसर्स नाइट्स टेल। कहते हैं कि इसका जो चॉसर्स की नाइट टेल है, जो एथेनियन जो पार्ट ऑफ द स्टोरी है, उसको वहां से ड्राइव किया गया, उसका सोर्स उस नाइट टेल के अंदर मिलता है। ठीक है। Shakespeare's add to the triangle of the young lovers a second woman in love with the man who scorns her. Puck, servant of the classical Oberon the Titania, is a creature from the English folklore. तो डिफरेंट सोर्सेज को उसने मिक्स किया। जो पक है, जो सर्वेंट है ओबेरॉन का, और टाइटेनिया का जो फेरी क्वीन और किंग है, ये इंग्लिश फोकलोर में ये करेक्टर में मिलता है, पक का जो करेक्टर है। बॉटम एंड हिज फ्रेंड्स स्ट्रेट फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ द स्टेटफोर्ड। स्टेटफोर्ड के जो गलियों में जो एक्टर होते हैं, गलियों के जो ड्रामे थे ना, वो आपको बताया था, स्ट्रीट ड्रामास जो होते हैं, जिनमें कोई वो खड़े होकर लोग देखते थे और कई दफा पैसे भी नहीं देते थे, लेकिन उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो जो बॉटम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। चूज टू प्ले पैरामिस एंड द थिस्बे, अ लव ट्रेजेडी ऑफ ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। वो जो चूज करता है ना लव ट्रेजेडी, वो ये है, लेकिन उसे अच्छा प्रेजेंट नहीं करता। तो मेटामॉर्फोसिस ओविड की जो बुक है वहां से सोर्स लिया गया, नाइट्स टेल से लिया गया, स्ट्रीट जो है वो जो थिएटर के आर्टिस्ट हैं उनको इन्वॉल्व किया गया, फोक लोर से एक करेक्टर लिया गया, एथेंस के जो है वो नाम उसको मिक्स किया गया उसके अंदर, कल्चर को, ग्रीक के। तो आप देख सकते हैं कि कितना कुछ जो है वो मिक्सअप कर दिया। With great assurance, Shakespeare choreographs these desperate elements in an action on a 4 level. डिफरेंट लेवल पे हमें इस कहानी का हमें एक्शन नजर आता है। फेरी किंग एंड द क्वीन, फेरी किंग और क्वीन जो है वो जंगल के अंदर है, ओबेरॉन और जैसे मैंने बताया टाइटेनिया। लेजेंडरी हीरो एंड द हेरोइन, लेजेंडरी हीरो कौन है? ये जो किंग है, जो ड्यूक हैं, थीसियस हैं और हिप्पोलाइटा हैं। एंड फैशनेबल यंग लवर्स हमें नजर आते हैं, जो हर्मिया और लाइसेंड्रा या लाइसेंडर है, और डिमिट्रियस और हेलेना है। ये फैशनेबल यंग लवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंग्लिश ट्रेड्समैन जो क्लास है। पक एड्स सुपरनैचुरल कंफ्यूजन टू द इफेक्ट्स ऑफ द लव एंड द मिडसमर मूनलाइट। तो मिडसमर है, सीजन है, मून पूरा निकला हुआ है और रात का वक्त है, और ये कंफ्यूजन पक जो है वो क्रिएट करता है ये सारी। डायरेक्टेड बाय द ओबेरॉन, ही पुट्स एन एस हेड ऑन बॉटम एंड squeezes the love inducing juice of magic herb onto the Titania's eyelid। ठीक है, टाइटेनिया की आंखों में आईलिड के ऊपर डाल देता है जूस बॉटम जो है, सॉरी जो है पक जो है, किसके कहने पर? ओबेरॉन के। और वो पनिश करना चाहता है अपनी वाइफ को, ताकि इसको एक फुलिश से लव करवाए और उसको हैरान करे थोड़ा सा। शी वेक्स एंड लव्स द फर्स्ट क्रीचर शी सीज, द एसिनाइम बॉटम। बॉटम को लव करने लग जाती है वो सब उठते साथ ही। whom she carries off to her bower. The love juice causes operatic mayhem among the 4 young lovers in the wood. But Jack shall have Jill, एक टर्म है जैसे Oberon makes Puck put everything right in the time for the wedding। ठीक है, सुबह जब शादी का वक्त आता है तो वो उसको कहता है कि सब कुछ ठीक कर दो। The wedding eve of the Duke and the lovers is taken up with the play of the Pyramus and the Thisbe, lovers who each convince the other is dead commit suicide। जो प्ले बॉटम प्रेजेंट करता है ना, वो ओविड से लिया गया है। वो प्ले के अंदर जो प्ले है दैट इज पायरामिस एंड थिस्बे उसका नाम है। और उसके अंदर क्या होता है कि 2 लवर होते हैं जिनको एक दूसरे का लगता है कि वो मर गए हैं, तो वो दोनों को सुसाइड कर लेते हैं। सिर्फ इतनी सी बात हुई। द इनोसेंट आर्टिसंस एफर्ट्स एट ट्रेजेडी आर मेट बाय द लाफ्टर ऑफ द कोर्ट। लेकिन वो आर्टिस्ट जो बॉटम है वो एक ट्रेजेडी प्रेजेंट करता है कि लवर ने सुसाइड कर लिया, लेकिन सारे लोग उस पर हंसते हैं। द ऑडियंस ऑलवेज लाफ एट द लवर सुसाइड, वेरी ट्रेजिकल मर्थ। इट इज अ ब्रिलियंटली अनसूटेबल प्ले फॉर ए वेडिंग। ठीक है, और मजे की बात है कि शादी के ऊपर एक ट्रेजेडी लिखता है वो। इससे बड़ी क्या कॉमेडी होगी भाई, लोग शादी पे आए हुए हैं, आप 2 लवर की सुसाइड यानी आप ट्रेजेडी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट इज आल्सो ए जोक। शेक्सपियर यूज्ड अ सिमिलर ट्रेजेडी ऑफ एरर टू एंड हिज नेक्स्ट प्ले रोमियो एंड जूलियट। को भी कुछ उसी तरह ही उसने एंड किया है। इफ कॉमेडी इज अ ट्रेजेडी अवर्टेड, इट इज ऑफन इन शेक्सपियर्स अवर्टेड नैरोली। अगर कहते हैं कि कॉमेडी का मतलब होता है कि ट्रेजेडी नहीं होनी चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए, तो हमें शेक्सपियर ने ये बहुत नैरोली ये अवॉइड कर दिया, ट्रेजेडी के बिल्कुल करीब ले जाकर लॉफ्टर क्रिएट कर देता है। बाकी फिर दैट ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज एंड ऑल मेन द वुमेन रियली प्लेयर्स
एज जैक सेज इन एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट प्ले में ये बात की गई है, द वर्ल्ड इज स्टेज वाली। सो ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज वाली जो बात की गई है वो याद रखिएगा, एज यू लाइक इट से लिया गया है। वो जैक कहता है उसके अंदर, एक करेक्टर के डायलॉग ही हैं जिसमें कहता है कि दुनिया एक स्टेज है और हम सब किरदार हैं इसके, और एक समझ से हम आते हैं और फिर अपना रोल प्ले करके यहाँ से चले जाते हैं। तो ज़िंदगी को, लाइफ को एक्सप्लेन किया है पोएट्री के इन लाइन्स के अंदर, और ये एज यू लाइक इट से लिया गया है। Shakespeare now produces a series of more mature comedies in which averted tragedy comes much closer. ठीक है, ये जो अवर्शन है, ट्रेजेडी को ना होने देना है, ट्रेजिक कोई इंसिडेंट ना होने देना है, इसको और आगे ले गए इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है, एंड मच एडो अबाउट नथिंग, he wrote the love tragedy Romeo and Juliet and the political tragedy Julius Caesar. Hamlet was written about 1600, as was As You Like It, दोनों 1600 में ये लिखे गए। ये कुछ और प्लेस के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, इनमें कुछ में हम जाएंगे इनसाइड भी। Twelfth Night, written in 1601, the example of a mature love comedy, late 19th century. Critics called the problem plays, Mayer for Mayer, All's Well That Ends Well, bittersweet love comedies, The Troilus and Cressida, a harshly satirical version of the Trojan love and the Greek heroism. While most plays address a problem, the moral conundrum which these plays address are not resolved by the weddings and which they end. Their spirit is satirical, baffling rather than comic. क्योंकि इनका इनका एंड जो है उस तरह से नहीं है, और वेडिंग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती है एट द एंड, और कुछ माशरे के प्रॉब्लम भी दिखाए गए हैं। तो इनको कुछ प्लेस को, जैसे मेयर फॉर मेयर है, एज ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल वगैरह है, ट्रायल्स एंड क्रेसिडा, मेयर फॉर मेयर एड्रेसेस सेक्सुअल क्राइम एंड पनिशमेंट। प्रॉब्लम प्लेस कुछ प्लेस को कहा जाता है। आगे चल के क्रिटिक्स ने कहा वो अपने टाइम पे नहीं था ऐसा। शेक्सपियर की अपनी डिवीजन तो वो तीन तरह की है। सो थोड़ा सा आते हैं ट्वेल्थ नाइट, शेक्सपियर की एक और कॉमेडी, ताकि आज के दिन में हमें ये रहे कि हमने तीन कॉमेडीज को मेंशन किया है। और देखते हैं कि ये, हाँ, उसके बाद वगैरह पोइम्स वगैरह की बात हम करेंगे। ट्वेल्थ नाइट, विच मार्क्स द मिड पॉइंट ऑफ द शेक्सपियर्स कैरियर, इज द राइप लव कॉमेडी विद ए हैप्पी एंडिंग। काफ़ी मेच्योर और राइप लव कॉमेडी है, जिसके अंदर जो करेक्टर है ड्यूक और सीनो, इसमें करेक्टर है ड्यूक और सीनो, जो अभी शादी नहीं उन्होंने की है। ड्यूक हैं, नवाब हैं और अपनी टेरिटरी में, और उस एरिया के अंदर वो चाहते हैं कि एक डचेस रहती हैं, या उनको अपनी क्वीन या डचेस बनाना चाहते हैं वो, ओलिविया। ठीक है, सो ओलिविया से उन्हें बहुत लव है। ओलिविया बड़ी ग्रेसफुल वुमन है, और उनका ख्याल है कि ड्यूक और सीनो का ख्याल है कि उनको उनसे मोहब्बत है और उनको उनसे शादी करनी चाहिए। लेकिन ओलिविया जो है वो अभी शादी नहीं करना चाहती, कुछ साल जो है वो कुछ साल चाहती है कि बिल्कुल जो है वो इन शादी वाले बखेड़ों में ना पड़ा जाए और ऐसे टच ना किया जाए। लिहाजा वो ड्यूक को लगातार अवॉइड करती है और बिल्कुल ड्यूक से नहीं मिलती है। ड्यूक बहुत ट्राई करता है और अपनी जगह पे वो विश करता है कि काश जो है ना मेरी ड्यूक ऑफ जो है ना वो ऑर्सिनो, यानी प्लेस का नाम नहीं खैर सही तरह से बताया गया, ऑर्सिनो जो है वो ओलिविया से लव करता है और शादी करना चाहता है उसके साथ। लेकिन अब यहाँ पे एक इंसिडेंट होता है, और वो ये है कि एक उनके आइलैंड के पास एक शिप जो है वो डैमेज हो जाता है, कोई गुजर रहा होता है, उनका जहाज़ तबाह हो जाता है, और उस जहाज़ के ऊपर दो बहन भाई कहीं जा रहे होते हैं, और वो भी प्रिंस और प्रिंसेस हैं, वियोला, ठीक है, वियोला और सेबेस्टियन। सो वियोला इज द सिस्टर एंड सेबेस्टियन इज द ब्रदर। और वो दोनों जो है ना वो जहाज़, जब अचानक तूफान आ जाता है और वो जहाज़ डूब जाता है, तो जो जहाज़ का कैप्टन है और कुछ लोग जो हैं उनके सर्वेंट हैं, उनकी बड़ी हेल्प के बाद, मदद के बाद, वियोला जो है वो पहुंच जाती है किनारे के ऊपर, ड्यूक ऑफ ऑर्सिनो की लैंड के ऊपर वो अपने कदम रखती है, और वहाँ पे अब उसका जहाज़ तबाह हो चुका है। भाई की कोई, सेबेस्टियन की कोई खबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिर एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसे हमें वो शुरू में एक और प्ले में हमें देखा था, आइडेंटिकल जो होना है, आइडेंटिकल यानी ट्विन्स वगैरह होना है। वियोला और सेबेस्टियन दोनों ट्विन्स हैं, दोनों बहन भाई
बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, यानी पहचान नहीं कोई सकता कि इनमें से कौन कौन है। हैं ये मेल और फीमेल, सिर्फ इतने ही फर्क से पता लग सकता है। बाकी जो इनके फिजिकल फीचर्स हैं या चेहरा जो है वो बिल्कुल एक जैसा है। और वियोला बिल्कुल हेल्पलेस हो गई है। तो जब वो एक नए इलाके में पहुंचते हैं तो वो सोचती है वियोला कि मैं अब कैसे सर्वाइवल मेरा कैसे होगा इस नई लैंड के ऊपर। तो मुझे एक तो पहले भाई का गुम होने का भी ये कंफर्म नहीं है कि उसकी डेथ हो गई है या वो कहीं खो गया है, लेकिन अभी उसकी कोई खबर नहीं, और यही समझा जा रहा है कि मे बी सेबेस्टियन जो है खुदा न खास्ता वो मर गया है। वियोला ऐसा सोच रही है या बाकी लोग भी। और फिर वियोला सोचती है कि मुझे कोई जॉब करनी चाहिए। कुछ दिनों के बाद उसे ख्याल आता है कि इस तरह तो सर्वाइवल नहीं हो सकता, हमारे पैसे भी डूब गए हैं, दौलत खजाना भी जहाज भी खत्म हो गया, उसमें जो उनका खजाना था या जो पैसे जो मालो मता था वो भी गया। अब क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब करनी पड़ेगी। और जॉब जो है वो इतना आसान काम नहीं है ढूंढना। एक बंदे से वो रब्ता करते हैं, उन्हें कहता है कि मैं जॉब दिला देता हूँ आपको। और वो जॉब जो है वो पता चलता है कि वो ड्यूक के पास जो है ना एक वैकेंसी है। ड्यूक को एक सर्वेंट, प्राइवेट सर्वेंट चाहिए, ड्यूक ऑफ ओर्सिनो को। लेकिन मसला ये है कि फीमेल को बन के वहाँ ये जॉब नहीं कर सकती। वो जो जॉब है वो सिर्फ एक मेल के लिए है, यानी फीमेल की वैकेंसी नहीं है, मेल की वैकेंसी खाली है। तो लेकिन वोयला कहती है कि चलो मैं ये फिर भी जॉब करूंगी। वो ये है कि वो मेल वाले ड्रेस करती है, ठीक है, अपने आप को मर्द जाहिर करती है कि मेल हूं मैं, और अपना नाम जाके बताती है कि सिसेरियो मेरा नाम है, सिसेरियो। एज ए सिसेरियो इसको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जो ड्यूक ऑफ ओर्सिनो का पर्सनल जो अटेंडेंट है वो ये बन जाता है, या बन जाता है या बन जाती है, यानी बन जाता है वहाँ। लेकिन ड्यूक जो है ना उसको जॉब पे भी रखता है और इसकी खूबसूरती से बड़ा मुतासिर होता है। वो सोचता है इतना इतना खूबसूरत नौजवान मैंने कभी नहीं देखा, और अंदर अंदर उसे बड़ी अट्रैक्शन फील होती है वियोला की तरफ। और वियोला तो फीमेल है, ये तो हमें आपको पता है। सो ड्यूक और आर्सिनो इसको रख लेता है, इस असर के तहत भी रख लेता है। और फिर वो इसको भेजता है कि जाओ तुम ना, तुमसे एक पर्सनल काम है। ऑब्वियसली वो इससे मुतासर भी है, इसकी खूबसूरती से भी, और फिर इसके इसके साथ थोड़ा क्लोज होने लग जाता है और बताता है कि मुझे पर्सनल एक काम है। वो ये है कि तुम जाओ ओलिविया के पास। उसे बताता है कि ओलिविया जो है ना इस शहर की, आ, मेरी तरह जैसे मैं ड्यूक हूँ तो वो एक लेडी है इस सिटी की, लेकिन मैं इसे शादी नहीं कर रही है, और कहता है कि मेरे से उसे शादी करनी चाहिए या मैं उसका अच्छा लवर हूँ। तो उसे बताता है कि तुम जाओ और मेरा मोहब्बत का मैसेज दो, उसे मनाओ थोड़ा उसे, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम्हारी बातें भी बड़ी खूबसूरत हैं, और उम्मीद है कि तुम मेरा ये काम कर सकते हो। अब जो है वो सिसेरियो जो है यानी वियोला जो है, जो एक लड़की है मर्द के कपड़ों में, ओलिविया के पास आती है। और ओलिविया के पास वो कैसे आती है, एक लड़का बन के, एक मेल बन के, अटेंडेंट बन के। तो आके बताती है ड्यूक ऑफ ओर्सिनो की का मैसेज देती है, वहाँ रुकती है। और ओलिविया जो है ना वो जब इसको देखती है तो वो उसको भी बहुत अच्छा ये लगता है ये लड़का, और वो सोचती है कि ये कितना खूबसूरत है। और ओलिविया को जो है वो लव हो जाता है सिसेरियो के साथ। कन्फ्यूजन अब यहाँ पे शुरू हो चुकी है। खैर हम इसके सब प्लॉट भी है 12th नाइट में, एक सब प्लॉट भी जिसमें ओलिविया के अपने सर्वेंट्स हैं, उनके ढेर सारे खेल हैं इसके अंदर, ढेर सारे तमाशे हैं। हम उसका जिक्र नहीं करते क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन डिटेल में कभी आप पढ़िएगा। मैं सिर्फ मेन इवेंट्स की तरफ आ रहा हूँ, मेन स्टोरी जो मेन प्लॉट जो है, सब प्लॉट्स भी इसमें चल रहे हैं। सो ड्यूक जो है ना वो ओलिविया से शादी करना चाहता है, लेकिन वायला को यानी सिसेरियो को एक लड़का समझ के भेजता है अपना मोहब्बत का मैसेज देने के लिए, क्योंकि वो समझता है ये अच्छा बोलता है तो अच्छे तरीके से मना लेगा। और वहां जाके ओलिविया जो है वो सिसेरियो से लव करने लग जाती है, समझती है कि ये लड़का है, ये मर्द है, और इससे मोहब्बत करने लग जाती है। और ये सिचुएशन जो है ना वो देख के इसके सर्वेंट बड़े जेलस हो जाते हैं। और लेकिन इस दौरान एक और वाकया होता है, वो ये है कि सेबेस्टियन जो है वो कहीं और खो गया था, और फिर करते करते इसी लैंड में वो आ जाता है। सेबेस्टियन और उसके कुछ और दोस्त भी हैं, बड़ी मुश्किल से जान बच जाती है उनकी, वो मरे नहीं होते हैं और वो पहुंच आते हैं, यानी काफी दिनों के बाद। और इस वक्त क्या है, वायला एक लड़का बन के ओलिविया के यहाँ आई हुई है, और काफी आना जाना मतलब चल रहा है। इस वक्त भी वो आई हुई है जब ये लोग वहां पे पहुंच आते हैं। और सिसारियो को ओलिविया के बहुत करीब देखकर उसके कुछ सर्वेंट जो हैं, कुछ करीबी और जो रिश्तेदार हैं, जो और भी शादी के ख्वाहिशमंद हैं ओलिविया के साथ, उसके और जो कज़न है, वो सारे लोग जेलस हो जाते हैं। कज़न जैसे कि आमतौर पे जेलस हो जाते हैं कि बाहर से कोई लवर कैसे आ सकता है। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम इसके साथ फाइट करें।
तो सेबेस्टियन और इसका एक दोस्त होता है एंटोनियो। अब ये दोनों वहाँ पे पहुँच आए हैं। एंटोनियो जो है ना वो ओलिविया से मिलने के लिए आता है ताकि कोई इसकी हेल्प ले सके, सारा कुछ करे, और सेबेस्टियन को भी साथ लेके आता है। लेकिन सेबेस्टियन और एंटोनियो थोड़े से अलग हो जाते हैं उस जगह पे आके जहाँ पे वो जो अदर जेलस पार्टी है वो वियोला को सिसेरियो यानी मर्द समझ के उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसके साथ लड़ने की कोशिश करते हैं। और सिसेरियो को समझ नहीं आती कि मैं वो तो ज़ाहिर लड़ नहीं सकती, वो तो लड़की है, उसको फाइटिंग नहीं आती, उसको सोर्ड चलाना नहीं आती। तो इसी टाइम पे एंटोनियो देख लेता है और एंटोनियो समझता है। अब एंटोनियो क्या समझता है कि ये जो है वियोला है, यानी जो लड़का है, ये सेबेस्टियन है, क्योंकि उसकी शक्ल मिलती है, सेबेस्टियन तो उसके साथ था। तो वो उसको आके बचाता भी हम लोगों से लड़ाई में, मतलब उनको उनको सेव करता है। और जो है सेबेस्टियन थोड़ी देर के बाद जो है वो सेबेस्टियन जब सामने आता है दूसरी साइड पे, तो ओलिविया जो है वो इतनी देर में जो सेसेरियो है यानी जो वायला है वो भाग जाती है वापस, जान बचा के एंटोनियो की मदद से ड्यूक ऑफ ऑर्सिनो की तरफ। ठीक है, और उन्हें बताते हैं कि मेरे ऊपर इस तरह हमला किया गया। ड्यूक भी नाराज होता है और वो भी उधर से आता है ऐसे बात करने के लिए। लेकिन ओलिविया जो है ना वो देखती है सेबेस्टियन, और सेबेस्टियन को वो क्या समझती है कि ये तो सेसेरियो है, सिर्फ ड्रेस चेंज हो गया थी, तो सैरी इधर ही मौजूद है। और उसको आके वो कहती है कि आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि मुझसे शादी करनी है कि नहीं, यानी बात इतनी बढ़ चुकी है जो हमें दरमियान में नहीं पता। और सिसेरियो जो किसी तरह के टाल रहा था क्योंकि वो तो लड़की है। और ओलिविया और सेबेस्टियन ये सोचते हैं कि मुझसे मोहब्बत का इजहार क्यों कर रही है, मैं तो पहली दफा इसको देख रहा हूँ। उसे बिल्कुल समझ नहीं आती कि उसके साथ ये सारी कहानी क्या हो रही है। थोड़ी देर में ड्यूक और अर्सिनो भी आ जाते हैं और वो आके सेबेस्टियन को देखते हैं, तो सेबेस्टियन को वो सिसेरियो समझते हैं, उसे डांटते हैं कि तुम मुझे मतलब क्यों नहीं मिलवा रही हो, सही बात, ओरिजिनल बातें अभी तक क्यों नहीं बताई हैं। वहाँ भी ये कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली फिर ये सीक्रेट खुलता है कि जो सिसेरियो है वो वियोला है, वो तो लड़की है, तो उसे जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ओलिविया को ये सेबेस्टियन का पता चलता है कि ये दोनों बहन भाई हैं। वो जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो ज़ाहिर पहचानते हैं, जिसकी वजह से सारे सीक्रेट ओपन हो जाते हैं, कन्फ्यूजन दूर होती है। और जो ओलिविया है वो सेबेस्टियन के साथ शादी करने के लिए रजामंद हो जाती है। और ड्यूक सोचता है कि वियोला जो कि लड़का है बेसिकली तो लड़की है और मुझे तो यही ज़्यादा पसंद है और मैं इसी से शादी करूँगा। तो हैप्पी एंडिंग। उम्मीद है आपको ये कहानी समझ आई होगी। थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, दो आइडेंटिकल कैरेक्टर्स हैं और फिर लड़की का लड़का बन जाना, और उससे भी हमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहती है। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा आप साथ अगर चल रहे थे तो यकीनन आपको ये कहानी समझ आ गई होगी। सो ट्वेल्थ नाइट विच मार्क्स द मिड पॉइंट ऑफ द शेक्सपियर्स कैरियर इज अ राइप लव कॉमेडी विद अ हैप्पी एंडिंग। जैसे हमने देखा बिल्कुल दोनों कपल जो हैं वो शादी करते हैं। शिपरेक्ट सेपरेटली ऑन द कोस्ट ऑफ द इलेरिया एट ट्विंस, ये दोनों ट्विंस हैं वियोला एंड सेबेस्टियन, ईच थिंकिंग द अदर ड्रोन्ड, ईच एंड्स अप मैरिंग वेल। ठीक है, दोनों समझते हैं कि शायद उनकी डेथ हो गई और लेकिन एंड पे दोनों की शादियां हो जाती हैं उसी लैंड के ऊपर। सेक्सुअल पोजेसिवनेस इज द थीम ऑफ मिड समर्स नाइट ड्रीम में आप देख रहे थे कि अभी हमने कहानी उसकी भी पढ़ी है, सेक्सुअल पोजेसिवनेस का थीम हमें नजर आता है। एंड मैच एडो के अंदर भी अबाउट नथिंग, it becomes more insistent in the problem plays, and the Hamlet, King Lear, Antony, and the Cleopatra is a subject of Othello and half of the Winter's Tale। यानी जेलसी और सेक्सुअल जेलसी जो है वो काफी सारे प्लेज में हमें नजर आती है, सेक्सुअल पोजेसिवनेस और जेलसी का जो कॉन्सेप्ट है। Among the many variations of the love explored in the Twelfth Night, there is no jealousy. It is Shakespeare's last innocent play। ट्वेल्थ नाइट जो है ये आखिरी इनोसेंट प्ले है। उसके बाद शेक्सपियर ने बड़े मुश्किल प्ले लिखे हैं, या तो प्रॉब्लम प्ले की तरफ चले गए थे या फिर ट्रेजिडीज की तरफ चले गए, उसके बाद ट्रेजाइक कॉमेडीज की तरफ चले गए। तो ये जो सिंपल और इनोसेंट प्ले था, जैसे कि हमने मिड समर नाइट देखा ये भी इनोसेंट है, और इससे पहले जो हमने देखा लव्स लिव्स लॉस्ट, ये तीनों आज मैंने आपको इनोसेंट कॉमेडीज जो हैं वो रिलेट करें।